एपिसोड की शुरुआत में जिया के पूछने पर नान बताती है कि लियांग ने उसकी फ्रेंड का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट का आइडिया चुरा लिया था, इसीलिए उन लोगों का ब्रेकअप हुआ, जिसका उसे आज भी पछतावा है क्योंकि उसके बाद उसके काफ़ी दोस्त उससे दूर हो गए थे। लेकिन जिया इसे पॉजिटिव वे में लेती है क्योंकि फिर नान को जियांग ना मिलता और उसे लियांग। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो कि जोंग को उस फ्लैट पर ले गई थी जो कि मॉम डैड ने उसके लिए देखा था, पर शियान उसे झूठ बोलती है कि इस फ्लैट का ओनर उसका फ्रेंड है जो कि अब्रॉड चला गया है और उसे रेंट पर देना है, इसलिए वो उसे यहाँ पर ले आई क्योंकि उसका ऑफिस यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ये फ्लैट उसे पसंद आया था। जो बात शियान डैड को मैसेज करके बता देती है कि सॉन्ग मान गई है। शियान का ये मैसेज देखकर मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं। सीना वापस से सॉन्ग पर आता है जो कि सबवे से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर डैंग मिलता है। वो उसे बताता है कि आज उसकी क्लास जल्दी ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ पर आ गया। वो उसे बोलता है कि वो उसे कार चलाना सिखा सकता है, जिसके लिए वो मना करती है, पर जिस तरह की उसकी ड्राइविंग थी डैंग उससे पैदल ज़्यादा तेज़ चल पा रहा था। वो उसे इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान करता है। जोंग फिर ग्रीन लाइट होने के बाद जब फिर से आगे बढ़ती है तो सामने से ट्रक आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में वो कार फुटपाथ पर ही चला देती है। ये देखकर डैंग जल्दी से उसके पास आकर उसकी मदद करता है, लेकिन इसे जोंग काफ़ी डर गई थी। वो कार से उतरकर रोने लग जाती है और सारा ब्लेम डैंग पर ही डालती है कि उसने उसे ड्राइव करने के लिए मजबूर किया, जिसे डैंग प्यार से शांत करवाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जोंग के लिए ड्राइव कर रहा था। वो जैसे ही रेडियो ऑन करता है तो उसमें होस्ट किसी की रिक्वेस्ट पर उसकी एक्स के लिए गाना प्ले करता है, जिसे सुनकर जोंग बंद कर देती है और डैंग से पूछती है कि तुमने ही तो कहीं ये रिक्वेस्ट नहीं डाली। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं कार को रोक दूंगा और फिर खुद ही चलाकर इसे ले जाना। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि नान से पूछता है कि जिया आजकल दिखाई नहीं दे रही है, कहीं वो फिर से रिलेशनशिप में तो नहीं है। इस पर नान कहती है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और वो सो जाती है, लेकिन जियांग को शक था। अगले दिन फिर जोंग शियान से मिलती है और उसे रेंटल डॉक्यूमेंट सिखाती है, जिससे उसे पता चल गया था कि ये घर मॉम डैड ने उसके लिए रेंट किया है, इसीलिए वो वहाँ पर रहने से मना कर देती है क्योंकि वो इस तरह मॉम डैड के पैसे वेस्ट नहीं करवाना चाहती। इस पर शियान बोलती है कि मेरा काम तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए कन्विंस करना था, अगर तुम्हें नहीं रहना है तो अब खुद ही सिचुएशन से डील कर लो। जोंग जाकर अब डीलर से मिलती है जो उसे बताता है कि अगर इस तरह उसने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे डिपॉजिट का पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो गुस्सा होकर चली जाती है। जहाँ बाहर उसे डैंग मिलता है, वो उसे आईडी प्रूफ लेने के लिए आया था ताकि वो कार रिपेयर करवा सके। पीछे पीछे वो डीलर जोंग को मनाने के लिए आता है कि शंघाई में इतना सस्ता फ्लैट तुम्हें नहीं मिलेगा, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि वो अपना रिफंड लेकर ही रहेगी और जाने लगती है। जिसके पीछे पीछे डैंग आकर बोलता है कि वो एक रियल स्टेट फ्रेंड को जानता है जो कि उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर हम नान को देखते हैं जो कि अपने स्टूडियो में काम कर रही थी। तभी उसे जियांग मैसेज करके बताता है कि जिया अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर पर आ रही है और वो उसे भी आने के लिए कहता है। जिसके बाद नान जिया को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरे और लियांग के पास्ट के बारे में जियांग को बताया। इस पर वो मना करती है और उसे भी जियांग को बताने से रोकती है, वरना वो लियांग और उसके लिए कभी नहीं मानेगा। फिर हम देखते हैं कि नान जब घर पर पहुंचती है तो जिया और लियांग पहले ही आ चुके थे। जियांग नान और लियांग को एक दूसरे से मिलवाता है, पर उसे क्या पता था कि वो दोनों पहले लवर्स रह चुके हैं। जियांग फिर लियांग से उसके कॉलेज वगैरह के बारे में पूछता है तो नान घबरा जाती है क्योंकि अगर लियांग ने बताया तो जियांग को पता चल जाएगा कि वो लोग साथ ही पढ़े हैं। लियांग झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए वो बता देता है कि वो चाइना की आर्ट अकेडमी से पढ़ा है। ये सुनकर जियांग खुश हो जाता है क्योंकि नान भी वहीं से पढ़ी है। तब जिया बीच में बोल पड़ती है कि वहाँ पर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और एक दूसरे को याद रखना कितना मुश्किल होता होगा, पर वहाँ जियांग को देखकर लग रहा था कि वो गुस्से में है, जैसे वो सच जानता हो। वो अब जिया को किचन में डिनर चेक करने के लिए कहता है और नान और लियांग को एक दूसरे से बात करने के लिए कहता है क्योंकि वो सेम ही कॉलेज से हैं। जिया के जाने के बाद जियांग लियांग से बोलता है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी तो काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी ना, जो कहकर वो नान का हाथ पकड़ लेता है। इस पर लियांग बताती है कि उसके जिया से पहले 2 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। तो जियांग उससे उसकी एक्स के काम के बारे में पूछता है कि वो क्या करती थी, जो सुनकर नान वहां से चली जाती है। उसके पीछे जियांग आता है, जो देखकर नान समझ चुकी थी कि वो पहले से उनके रिलेशनशिप के बारे में जानता था, इसलिए वो उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम जिया और उसके रिलेशनशिप के लिए कभी भी नहीं मानते। इस पर जियांग बोलते हैं कि वो उसके एक्स को
जो कि 3 साल तक उसका लवर था, उसे अपना ब्रदर इन लॉ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनकर नान हैरान होती है कि जियांग ने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, वो भी उसे बिना बताए। जियांग बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला था तो ये करना जरूरी था, और तुम तो लियांग से इतने साल ब्रेकअप के बाद भी उसे मिलने उसके स्टूडियो चली गई थी। ये जानकर नान और हैरान होती है कि उसने उसके पीछे नजर रखने के लिए अपने लोग लगाए हुए थे। वो उसे बोलती है कि क्या मैंने कभी तुमसे तुम्हारी एक्स वाइफ या फिर उसकी बेटी के बारे में बात की, तो तुम मुझ पे इस तरीके से नजर क्यों रख रहे हो। जियांग अपना गुस्सा दिखाने के लिए नान को वो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन नान काफी अपसेट हो जाती है और बिखरे कांच को जब उठाने लगती है तो उसकी उंगली पर कट लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिया जियांग को मनाने के लिए गई हुई थी, जिसे जियांग सवाल करता है कि अगर मैं तुम्हें एक भी पैसा ना दूं, क्या तब भी लियांग तुम्हारा साथ देगा। क्योंकि जियांग को लग रहा था कि वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है, जिसके लिए जिया तैयार थी। वो उसे उसके सभी कार्ड्स ब्लॉक करने के लिए कहकर जाने लगती है, जिसे जियांग बोलता है कि अगर तुम घर के बाहर गई तो वापस आने के बारे में कभी सोचना भी मत। लेकिन इस बात का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जोंग को देखते हैं, जिसे देंग का मैसेज आया था कि वो स्टेट एजेंट उसे उसके पैसे वापस कर देगा। ये देखने के बाद वो उसे कॉल करती है, जिसे उसका फ्रेंड पिक करता है और जोंग को पता चलता है कि वो पार्टी में गए हैं, जिसका कारण उसका दोस्त बताता है कि उन्होंने काफ़ी मुश्किल से स्टेट एजेंट को मनाया है उसे रिफंड करने के लिए, और इसके लिए उन्हें पार्टी में आना पड़ा। फिर हम शान को देखते हैं, जो कि बच्चों को जब सुला रही थी तो वो उससे पूछते हैं कि क्या कल ग्रैंडपा के घर डैड भी हमारे साथ चलेंगे। इस पर वो हाँ करती है, पर वो काफ़ी परेशान लग रही थी। अपने रूम में आने के बाद वो गाँव को कल मॉम डैड के घर पर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर वो उसे पार्टी देना चाहते थे। सीना वापस से सॉन्ग पर आता है, जो कि सो चुकी थी। तभी उसे देंग का फ्रेंड कॉल करता है, जो बताता है कि देंग की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी सर्जरी हो रही है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और जोंग को एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहता है, क्योंकि देंग की हालत ड्रिंक करने से काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो सीरियस था। अभी वो कोमा में है और डॉक्टर को आगे की ट्रीटमेंट के लिए जोंग के सिग्नेचर चाहिए थे, जिस पर वो साइन कर देती है और डॉक्टर को उसे बचाने के लिए बोलती है। फिर वो फेंग और देंग की मॉम को भी इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था, तो जोंग उसे उनके पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि इस बार सिचुएशन क्रिटिकल है और उन्हें इस बारे में पता होना ज़रूरी है। तो फेंग तुरंत ही चला जाता है। जोंग अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर काफ़ी देर इंतजार करती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन फिर हम डैड को देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश थे, क्योंकि गाँव की आज ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और पूरी फैमिली रीयूनाइट होगी। दूसरी तरफ जोंग देंग के लिए सूप लेकर जा रही थी। तभी पीछे से फेंग आता है, जो उसे बताता है कि जब तुमने मुझे कॉल करके बताया कि देंग अब होश में आ गया, तो मैं उसकी मॉम को उसकी हेल्थ के बारे में नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाती। इसके बाद जोंग ने आपसे कभी भी इतना ड्रिंक करने से मना करती है, जिसे फेंग बताता है कि तुम्हारे रेंटेड अपार्टमेंट में काफ़ी इशू था, क्योंकि जब तुम रेंट कैंसिल करने वाली थी तो देंग और हमने उस हाउस के बारे में पता किया, क्योंकि इतने बड़े शहर में घर इतने सस्ते में मिलना काफ़ी मुश्किल है। उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो घर हॉन्टेड है, जहाँ पर फीमेल टीनेंट का उसके बॉयफ्रेंड ने मर्डर कर दिया था। ये सुनने के बाद जोंग काफ़ी हैरान हो जाती है। फेंग जाते जाते फिर उसे ये भी बताता है कि देंग अब भी उसे अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन समझता है। जोंग अब जब वापस जा रही थी तभी उसे गाँव किसी लड़की के साथ कार में दिखाई देता है, लेकिन वो लड़की को पहचान नहीं पाती। दूसरी तरफ शियान जब बच्चों के साथ मॉम डैड के घर पहुंचती है तो देखती है कि डैड गुस्से में जोंग से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए जो घर देखा था उसका रेंट उसने उन्हें रिफंड कर दिया। शियान उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहकर खुद जोंग से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि पिछली रात वो कहाँ थी। तो जोंग उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे देंग की तबीयत खराब हो गई थी और उसने ने अपने कनेक्शंस यूज करके उसे रिफंड दिलवाया। देंग और जोंग अब भी एक दूसरे के साथ टच में है। ये देखकर शियान सरप्राइज होती है। फिर जब शियान उसे अपने साथ ले जा रही थी तभी जोंग उसे बता देती है कि उसने आज गाँव को किसी लड़की के साथ देखा, लेकिन वो लीशु नहीं थी, जिसे शियान बोलती है कि उसे काफ़ी लड़कियाँ जानती हैं, तो अब मैं हर किसी पर तो नज़र नहीं रख सकती ना। घर पहुँचने के बाद जोंग डैड से बोलती है कि अगली बार से वो घर रेंट पर देखने से पहले या उसके लिए कुछ भी करने से पहले उससे डायरेक्टली बात कर ले, ना कि शियान को बात करने के लिए अपना मैसेंजर बनाए। डैड जानते थे कि ऐसे तो वो उसकी बात नहीं सुनेगी और कहते हैं कि शियान सबसे बड़ी है तो उसे ही कहूँगा, लेकिन शियान फिर भी पीछे हट जाती है और आगे से जोंग से ही डायरेक्टली बात करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद नान भी आ जाती है, जिसे डैड जियांग के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ कह देती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, लेकिन तभी जियांग आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान थी। उसे बाहर बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर
क्या करने के लिए आया है। तो बताता है कि फैमिली का इतना इंपॉर्टेंट डे है, सभी गाँव के सेलिब्रेशन के लिए आ रहा है, तो मैं कैसे नहीं आता। पर नान काफ़ी गुस्से में थी, जिसे जियांग कहता है कि क्या अब तुम सभी के सामने मुझसे लड़ाई करके सभी को ये दिखाना चाहती हो कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद गाँव और बाकी सभी भी आ जाते हैं, जहाँ पूरी फैमिली को एक साथ देखकर डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। गाँव फिर शान को अपने साथ कार से सामान लेने चलने के लिए बोलता है, जहाँ शान देखती है कि वो काफ़ी सामान लेकर आया था, जिसे गाँव बताता है कि ये सब मैं अपने पैसों से लाया हूँ और मेरी जितनी भी सेविंग बची थी वो सभी इसी बैंक कार्ड में है। शान पूछती है कि क्या ये डिवोर्स की कंडीशन है, पर वो कुछ नहीं कहता। सामान उठाने के बाद वो उसे बताता है कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक फूजियान में रहना पड़ेगा और वो कल जा रहा है। तभी शान बोलती है कि आज की सेलिब्रेशन तुम्हारे लिए ही है, अगर मैं आज डिनर टेबल पर सभी को हमारे डिवोर्स के बारे में बताऊँ। तो गाँव बोलता है कि डिवोर्स की बात तो मैंने कभी की ही नहीं, वो तो तुम ही हो। लेकिन शान उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो सब कुछ समझ रही थी कि वो ये सब उससे करवा रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है। जिसे गाँव बोलता है कि हमारे बीच ट्रस्ट तोड़ने वाली तुम ही थी, लेकिन अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहती तो मैं ये एक्टिंग जारी रखने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर है। डैड को सभी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद गाँव को बेस्ट विशेष देते हैं ताकि जो वो चाहता है उसे अचीव कर सके। वो शान और बच्चों के साथ हमेशा खुश रहे। शान भी गाँव को उसकी ग्रेजुएशन के लिए विश करती है और अचानक से बीच में उठकर चली जाती है, जिसके पीछे जोंग देखने के लिए आती है, जहाँ शान उससे बताती है कि शायद वो और गाँव डिवोर्स ले ले। ये सुनकर जोंग उसे संभालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और नान वापस आ गए थे, जहाँ जियांग उसे अपनी एक फ्रेंड के लिए गोल्डन टॉट बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नया बिजनेस ओपन कर रही है और ये एज अ गुड विश उसके लिए गिफ्ट होगा। पर इसे बनाने से वो मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसके लेवल से काफ़ी नीचे का है। लेकिन जियांग अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टूडियो को इतना सपोर्ट किया है तो तुम इसे बनाकर एक तरीके से मेरा कमीशन दे सकती हो। सीना वापस से शियान और जोंग पर आता है, जहाँ शियान गाँव के साथ अब तक हो रही सारी प्रॉब्लम्स को जोंग को बताती है और बोलती है कि इन्हीं सब रीजन से अब वो डिवोर्स चाहती है। जोंग पूछती है कि वो बच्चों से क्या कहेगी। इसके बारे में सोचते ही शियान रोने लग जाती है, क्योंकि बच्चों को बताना सबसे मुश्किल है। अगले दिन फिर जब वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर दूसरे बच्चों की मॉम शान से गाँव की काफ़ी तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। इस पर वो कहती है कि आजकल वो काफ़ी बिजी है, लेकिन तभी पीछे से गाँव आ जाता है और बच्चे उसे गले लगा लेते हैं और उससे मिलकर अब वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। और फिर शान से बोलता है कि तुम्हें बच्चों के क्लास ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कोई नानी ढूंढ लो। तभी शान बोलती है कि फिर हमें डिवोर्स टर्म्स के बारे में एक साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए, जिसके बाद हम उन्हें एक साथ देखते हैं, जहाँ पर शान उसे टर्म्स सिखाती है कि घर उसके पास ही रहेगा, क्योंकि वो शादी से पहले ही उसने खरीदा था और 2 में से 1 कार वो ले सकता है। लेकिन गाँव कार लेने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जो उस ग्लास टॉट को बनाने को लेकर काफ़ी परेशान थी। जब उसकी एम्प्लॉय वहाँ पर आती है तो नानू से सारी बात बताती है, जिस पर वो बोलती है कि एक तरीके से जियांग अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो हमारे स्टूडियो को फंड कर रहा है। अगर वो कुछ चाहता है तो हमें वो बनाकर देना चाहिए। मगर नान फिर भी गुस्सा थी। वो बोलती है कि तुम्हें खुद को जियांग की जगह रखकर देखना चाहिए कि हर बार वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप स्मूथ चले। इस पर नान सोचने लग जाती है। सीना वापस से शियान और गाँव पर आता है, जो डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन देने गए थे, जहाँ पर शियान अब भी सोच रही थी, पर गाँव तो तुरंत ही साइन कर देता है। ये देखकर वो बोलती है कि लगता है तुम काफ़ी टाइम से इस डिवोर्स के बारे में सोच रखा था। इस पर वो कहता है कि डिवोर्स तो तुम ही चाहती थी ना, जिसके बाद शान भी पेपर्स पर साइन कर देती है। बाहर निकलने के बाद वो गाँव से बोलती है कि बच्चे जब स्कूल में हो तभी वो अपना सामान ले जाए और उनसे मिलना अब बंद कर दे। लेकिन फैमिली ग्रुप से वो अभी उसे कुछ दिन लेफ्ट करने से मना करती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से अपनी अपनी राह से चले जाते हैं। शान अब ऑफिस आने के बाद अपने अटॉर्नी को बच्चों का सरनेम चेंज करवाने के लिए मिलने को कहती है। जब चाइजिन वहाँ पर आता है तो वो उसे बताती है कि उसने गाँव के साथ अपना डिवोर्स केस फाइल कर दिया है। ये सुनकर वो हैरान था। इसके बाद दोनों लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर चाइजिन के पूछने पर वो बोलती है कि मॉम डैड को डिवोर्स के बारे में वो कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद बताएगी। फिर वो चाइजिन से बोलती है कि तुम्हें तो गाँव पहले से ही पसंद नहीं था, तो तुम तो खुश होंगे ना। इस पर वो मजाक में बोलता है कि हाँ मुझे काफ़ी खुशी है। लेकिन जब शियान वॉशरूम जाती है तभी चाइजिन पीछे से किसी को कॉल करके कोई मदद मांगता है। इधर हम गाँव को देखते हैं, जो कि सीधा लीशु
लीशु के पास जाता है और वो उसे डिवोर्स एप्लीकेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर लीशु उसे बोलती है कि क्या होगा अगर तुम्हारी वाइफ को उस लेडी लिन शियाओ के बारे में पता चले। जिसके बाद वो उसे लंदन मेडिकल स्कूल से उसके लिए ऑफर लेटर लाने के लिए कहती है। गाओ बोलता है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसका ये काम कर सके। तो लीशु उसे लिन शियाओ की मदद लेने के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी गाओ मना कर देता है। इस पर पूछते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप अब खत्म है, पर गाओ इस पर कुछ भी नहीं कहता। तभी लीशु अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है और इस तरह उसने उनके बीच की हर रिकॉर्डिंग रखी हुई थी जब भी वो उससे मिली थी, जिसमें साफ पता चल रहा था कि ये डिवोर्स उन दोनों का प्लान है। तो गाओ उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए अपनी सारी सेविंग्स जो कि करीब 30,000 युआन थी उसे दे देता है, लेकिन लीशु उसे 4 लाख युआन की डिमांड करती है। गाओ जब बोलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो लीशु उसे हिसाब समझाने लग जाती है कि डिवोर्स के बाद उसे घर, कार और उसकी वाइफ की सेविंग से इतना तो आराम से मिल ही जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। सीन अब जोंग पर आता है, जिसे फेंग कार की लौटा कर बताता है कि अब वो रिपेयर हो चुकी है और साथ ही देंग ने उसे कार चलाने सिखाने के लिए कहा है। जिसके बाद हम उन्हें साथ में कार में देखते हैं, जहाँ पर जोंग काफी धीरे से कार चला रही थी और फेंग उसे जब मिसेस देंग कहकर सिखा रहा था तो वो इरिटेट होकर कार से उतर जाती है। फेंग फिर उसे एक बात बताता है कि देंग की तबीयत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नहीं, बल्कि 1 हफ्ते से खाना ठीक से ना खाने की वजह से हुई थी, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए काफी मेहनत कर रहा है। अगर ये बात देंग की मॉम को पता चलती तो वो उसे वापस से घर बुला लेती, जो सुनकर जोंग हैरान हो जाती है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो पिछले काफी दिनों से उसकी वाइफ के वेयर हाउस में रह रहा है। फेंग ने उसे कहीं रेंट पर रहने के लिए कहा तो देंग ने मना कर दिया और कहा कि वो जोंग को वापस करने के लिए पैसे बचा रहा है, जो सब सुनने के बाद उसे काफी बुरा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि देंग से मिलने के लिए उसके वेयर हाउस जाती है, जहाँ पर वो उसे अचानक से देखकर काफी घबरा जाता है और सब कुछ अरेंज करने लगता है, क्योंकि वो जगह काफी खराब थी। जोंग उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपने लिए एक रहने लायक जगह देख लो। पर वो मना करते हुए कहता है कि वो उसे पैसे लौटा कर ही रहेगा, चाहे उसे मंजूर हो या फिर नहीं। जब जोंग वापस जाने लगती है तो देंग उसे बोलते हैं कि वो बाद में उसे ड्राइविंग सिखा देगा। इस पर वो उसे अभी आराम करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद वो चली जाती है। सीन अब गाँव पर आता है, जो कि शियान के वापस आने का बेसमेंट में ही वेट करता है। जैसे वो आती है तो उसके पीछे पीछे घर पर आ जाता है और उससे पूछता है कि आज तुम जल्दी आ गए। शियान बोलती है कि उसे बच्चों के लिए नानी देखने के लिए जाना है, इसीलिए। गाओ जब अपना कुछ सामान ले रहा था तभी शियान उसे फैमिली के लिए की गई सेविंग वाला कार्ड दे देती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में आकर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि लीशु के ब्लैकमेल से वो काफी परेशान हो चुका था। इधर हम जिया को देखते हैं, जो कि वापस से घर पर आ चुकी थी, जिसे देखकर नान हैरान हो जाती है। उसके पूछने पर वो बताती है कि उसने लियांग से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि उसके स्टूडियो के लिए जितने भी क्लाइंट्स थे सभी पीछे हट गए और अब वो उस पर बर्डन बन गई थी, इसीलिए उसे ब्रेकअप करना पड़ा। फिर वो उसे बताती है कि जियांग काफी गुस्से में है। तभी जियांग नान को बुलाता है। जब वो जाती है तो वो उसे 3 लेग टॉट बनाने के लिए काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से पार्टी में सभी उसका मजाक बना रहे थे। जियांग गुस्से में उस टॉट को फेंक कर तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और नान एक साथ डिनर के लिए गए हुए हैं, जहाँ जिया उसे बताती है कि एक बार लियांग फिर से सब कुछ संभाल ले तो वापस से रिलेशनशिप में आ जाएंगे और वही उनका प्लान है। फिर वो नान से पूछती है कि वो उसके भाई के साथ शादी करके खुश तो है ना। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इधर हम शियान को देखते हैं, जिसने अपने लिए नई केयर टेकर ढूंढ ली थी और उसे उसका काम भी काफी पसंद आता है। तभी शियान को चाइजिन का मैसेज आता है, जो उससे मिलने के लिए आने वाला था। चाइजिन आने के बाद शियान को लीशु के बॉयफ्रेंड लियुवे की फोटो दिखाता है और बताता है कि लीशु मिस्ट्रेस है, जिसने लियुवे का घर बर्बाद कर दिया, और जिसने लीशु के खिलाफ एनोनिमस लेटर लिखा था वो असल में लियुवे की वाइफ थी, जो बात लीशु भी जानती थी, लेकिन उसने जानबूझकर तुम्हारा नाम लिया और इंस्टीट्यूट में सभी लोग ये बात जानते थे। अगर ऐसा है तो फिर गांव ने भी तुम पर ब्लेम क्यों डाला। जो सुनकर शियान समझ जाती है कि बात उतनी सीधी नहीं है। इसके बाद वो जोंग को कॉल करके घर बुलाती है और बोलती है कि उसे कहीं पर जाना है तो वो बच्चों का ख्याल रख ले। फिर हम लीशु को देखते हैं, जो कि अपने डॉम में थी। तभी उसकी वार्डन वहां पर आती है और बोलती है कि शियान नाम की एक लेडी तुमसे मिलने के लिए आई है। तो लीशु उन्हें कहने के लिए बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, पर कुछ देर बाद शियान लीशु को मैसेज करके बोलती है कि वो जानती है कि वो अंदर ही है और वो उसके सामने वाले कैफे में इंतजार कर रही है। फिर हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर शियान उसे सवाल करती है कि वो अच्छे से जानती थी
कि उस लेटर को लिखने वाली लियू वेई की वाइफ है, तो फिर उसने ब्लेम उसके ऊपर क्यों डाला। यहाँ तक कि वो जानबूझकर जो हिंट्स छोड़ रही थी उसके और गाओ के अफेयर के बारे में, वो यूज की चाल थी ताकि वो उनका रिलेशनशिप भी खराब कर सके। लीशु जब जवाब देने को तैयार नहीं होती तो शान उसे लीगल एक्शंस की धमकी देती है, जिस पर लीशु बोलती है कि अगर केस करना ही है तो गाओ पर करो, जो कि अब्रॉड जाने के लिए तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली उस पर बर्डन बने, इसी वजह से वो तुम्हें फंसा रहा है। जो सब सुनने के बाद शान काफी हैरान हो जाती है और पूछती है कि फिर तुम उसका साथ क्यों दे रही हो, बदले में वो तुम्हें क्या दे रहा है। तो लीशु कहती है कि इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शॉर्टकट यूज करने ही पड़ेंगे। शान गुस्से में उस पर कॉफी फेंक कर वहां से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जाते हुए चाइजिन लीशु को वार्न करता है कि इन शॉर्टकट की तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी और लीशु रोने लगती है। वापस जाते वक्त शान अब गाओ को कॉल करके तुरंत ही मिलने के लिए बुलाती है, पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर किसी लड़की के साथ है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। गाओ से झूठ बोलकर शान से मिलने के लिए चला जाता है। शान कैफे में गाओ का वेट कर रही थी और चाइजिन बाहर था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं जो कि रूम में जब सोने के लिए आती है तो जियांग उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, जिसे नान गुस्से में पीछे कर देती है और बाहर सोने के लिए चली जाती। वहीं चाइजिन कॉल के बाद शियान के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसने गाओ के सीनियर से कॉन्टैक्ट के थ्रू फूजियान प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, जिसके लिए गाओ जाने वाला है, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि वो उसे धोखा दे रहा है और हो सकता है कि वो यहाँ पर मिलने के लिए भी ना आए। तो शान उसकी कार की लोकेशन चेक करती है जो कि आसपास ही थी। जब वो जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कार थी पर गाँव नहीं था। शान तुरंत ही गाँव को कॉल करती है, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी शान के पेट में फिर से दर्द होने लग जाता है, जिसे चाइजिन संभाल कर वापस घर ले जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि वो गाँव को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा। जो सब देखकर जोंग को भी समझ में आ जाता है कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। शान भी रात भर ठीक से सो नहीं पाती और इसी सब के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जोंग नान को कॉल करके जियांग से मदद मांगने के लिए बोलती है कि उसे गाँव को ढूंढना है। नान जब कारण पूछती है तो जोंग उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कि उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, जो सुनकर नान शॉक हो जाती है। वो जल्दी से जियांग को घर में ढूंढती है पर वो पहले ही निकल चुका था, तो वो उसे कॉल करती है और उसे गाँव को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। इस पर वो पहले उसे मिलने के लिए कहता है। वहीं डेंग जोंग का इंतजार कर रहा था जो कि अभी तक काम के लिए आई नहीं थी, तो वो उसे मैसेज करती है और उसे भी गाँव के गायब होने वाली बात बता देती है। तभी शान उठकर आती है, जिसे जोंग बोलती है कि उसने उसके लिए छुट्टी ली है और वो बच्चे को फिक्र ना करे, वो जाकर आराम करे। सीनम नान पर आता है जो कि जियांग से कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलती है, जहां वो उसे बताता है कि उसने जो 3 लाख टॉड उस इन्वेस्टर बाओ के लिए बनाया था, उससे नाराज होकर उसने अपनी फंडिंग वापस ले ली, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पर काम बंद पड़ गया है। उसके साथ वो वर्कर्स और उनकी फैमिलीज भी अब सफ़र करेंगे जो कि यहाँ पर काम करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अगर नान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती। ये सब देखने के बाद नान उसे माफ़ी मांगती है कि उससे गलती हो गई, जिसे उदास देखकर जियांग उसे बोलता है कि वो दोनों आज चलकर ब्याह और उसकी वाइफ से माफ़ी मांगेंगे। और बात रही गाँव को ढूंढने की, तो वो कोशिश कर रहा है, फिर उसका साथ देने के लिए नान भी मान जाती है। शाम तक अब हम देखते हैं कि सभी को गाँव की लोकेशन मिल जाती है और वो सभी उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन नान जो कि जियांग के साथ थी वो उसके कहने पर तैयार तो हो गई थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी बहन के पास जाना चाहती थी। लेकिन जियांग से बोलता है कि वो ऑलरेडी अपने एंड से गाँव का मैटर देख रहा है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ शियान, जोंग और चाइजिन गाँव के होटल रूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही शियान दरवाज़ा नॉक करके उसका नाम लेती है तो गाँव जो कि अंदर ही था वो परेशान हो जाता है। वो दरवाजे को अंदर से लॉक करके पीछे की खिड़की से बाहर चला जाता है और खुद को खतरे में डालकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से देंग आ जाता है, जो उसे ऐसे देखकर जेंग को कॉल करके बता देता है कि वो रूम के पीछे से निकल रहा है। जब वो सभी बैक साइड पे आते हैं तो शियान गाँव को आवाज़ देती है, जिससे डर कर गाँव का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिसे फिर एक बोट वाला बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद रूम में हम शियान और गाँव को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर शियान उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे और बच्चों को छोड़कर ही अपनी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना था तो एक बार मुझसे कह देते। इतने सालों में मैंने तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट किया है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, पर फिर भी तुम डिवोर्स क्यों चाहते हो। इस पर गाँव बोलता है कि वो भी ये नहीं चाहता। वो बताता है कि उसका शुरुआती एकेडमिक बैकग्राउंड इतना वीक है कि कोई भी स्कूल उससे नहीं लेगा, फिर भले ही वो कितना ही स्किल्ड क्यों ना हो। उसने अपनी हर कोशिश की खुद को साबित करने की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा और अब वो इसी तरह बेकार बने नहीं रह सकता, जिसके लिए उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। पर वो शियान और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये फैसला नहीं ले सकता था।
था और अब उसके पास डिवोर्स का ही रास्ता बचा था। जो सब बताते हुए वो रोने लग जाते हैं। तभी शान बोलती है कि तुमने सब ऐसे प्लान किया ताकि तुम्हारा नाम खराब ना हो, पर तुमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी। जब वो बड़े होंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि उनके डैड उन्हें अपनाना नहीं चाहते थे। गाँव माफ़ी मांगता है पर शान बोलती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और चली जाती है, जिसके बाद गाँव काफ़ी रोता है। दूसरी तरफ हम जियांग और नान को देखते हैं जो कि बाओ से उस 3 लेग टॉट के लिए माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। जहाँ नान बताती है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया था, सब कुछ अनजाने में हो गया। जियांग भी नान की तरफ से माफ़ी मांगता है। ये देखकर बाओ की वाइफ बाओ को उन्हें माफ़ करने के लिए कहती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। बाओ की वाइफ फिर नान की आर्टवर्क की तारीफ भी करती है कि आगे चलकर वो एक बड़ी आर्टिस्ट बन सकती है। कुछ देर बाद नान जब अकेली बैठी हुई थी तभी एक लेडी उसके पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि उनके हस्बैंड फांग का जियांग के साथ स्टील बिजनेस है। वो उसे पैर पर डालने के लिए कुछ देती है जिसके बारे में नान भूल गई थी। फिर नान जब वापस आती है तो जियांग उसे मिस्टर और मिसेस फांग से मिलवाता है। तभी मिसेस फांग बोलती है कि वो नान से मिल चुकी है। फिर सभी मिसेस फांग को कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो पहले म्यूजिक सीखा करती थी। तो मिसेस फांग अपना इंस्ट्रूमेंट ले आती है और सभी के सामने प्ले करने लग जाती है, पर सभी अपनी बातों में लगे हुए थे जो देखकर नान को उसके लिए बुरा लग रहा था कि इन लोगों को उनकी आर्ट की कदर ही नहीं है। इसलिए उनके परफॉर्म करने के बाद नान उनसे पूछती है कि आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ प्ले करने में। इस पर वो जवाब देती है कि पहले लगता था, पर अब उनके लिए मैटर नहीं करता कि वो कहाँ प्ले कर रही है, वो बस अपने लिए ही प्ले करती है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। जब जियांग नान के पास आता है तो नान उससे डायरेक्टली पूछ लेती है वो उसे क्या चाहता है, कि वो उसके साथ ओबीडियंट रहे, उसकी हर बात माने, बिल्कुल किसी ट्रॉफी लेडी की तरह। जिस पर जियांग बोलता है कि हर कोई ट्रॉफी लेडी नहीं बन सकता। सीन अब देंग पर आता है जो जोंग को मैसेज करता है कि अब वो कार चलाना सीख गई है तो उसे अब सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर वो हाँ करती है। फिर देंग उसे मंडे को साथ चलकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कहता है। इस पर जोंग कुछ सोचने के बाद हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जिसे चाइजिन कॉल करके बताता है कि लीशु को अचानक कहीं से 2 लाख युआन मिले और उन पैसों से वो अपने होम टाउन में घर लेने जा रही है। ये सुनकर शियान हैरान हो जाती है क्योंकि 2 लाख युआन उसने गाँव को दिए थे। तो चेक करने के लिए वो गाँव को मैसेज करके अपने 2 लाख युआन वापस मांगती है। जो मैसेज देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो टेंशन में ग्राउंड में चला जाता है जहाँ कुछ देर बाद उसके बुलाने पर लीशु आती है जिसे गाँव वो पैसे वापस मांगता है और बोलता है कि उसे वो जल्दी ही लौटा देगा। पर लीशु उसे पैसे वापस देने से मना कर देती है और कहती है कि एक तो तुमने पहले ही मुझे आधे पैसे दिए थे और उसे भी अब तुम वापस मांग रहे हो। अगर तुमने बाकी पैसे जल्दी नहीं दिए तो मैं सभी को बता दूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। इस पर वो परेशान होकर रोने लग जाता है। तभी शानो से एक और मैसेज करती है कि उसे पैसे 12 बजे से पहले चाहिए। जो देखने के बाद गाँव फेंस पर गुस्से में हाथ मारता है पर उल्टा उसे ही लग जाती है। अगले दिन हम शियान को देखते हैं जो कि चाइजिन से मदद मांगती है कि क्या वो मिस्टर लियू को कांटेक्ट कर सकता है जो कि गाँव के साथ उसके पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम में शामिल है। वो ये जानना चाहती है कि गाँव और मिस्टर लियू अब एक दूसरे से कब मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ नान और जोंग भी शियान की मदद करने के लिए लगे हुए थे। वो किस तरीके से लीशु को ऑनलाइन एक्सपोज करने का प्लान बना रहे थे। सीन शियान पर आते हैं जिसे चाइजिन की मदद से मिस्टर लू का पता चल चुका था। वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चली जाती है जहाँ गाँव और लीशु के साथ साथ और भी काफ़ी लोग थे। गाँव शियान को यहाँ पर देखकर काफ़ी घबरा जाता है। शियान बताती है कि उसका और गाँव का जल्दी डिवोर्स होने वाला है, पर इस बीच उनकी एक स्टूडेंट लीशु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मिस्टर लू बोलते हैं कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो आपस में बात करके सॉल्व कर लो, लेकिन शियान सभी के सामने लीशु और गाँव से सवाल करना चाहती थी। वो गाँव से उन 2 लाख युआन के बारे में पूछती है कि वो पैसे कहाँ पर है, लेकिन गाँव कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तभी शियान सभी को उस दिन से लेकर अब तक के सारे इंसिडेंट बताती है जब लीशु उनके घर एज ए ट्यूटर बनकर आई थी और उसने जो भी किया उसकी वजह से अब वो गाँव से डिवोर्स ले रहे हैं। लेकिन इससे शियान को प्रॉब्लम नहीं थी। वो बताती है कि जो 2 लाख युआन उसने गाँव के लिए छोड़े थे वो उसने लीशु को ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि वो पैसे शियान के लिए काफ़ी मायने रखते थे क्योंकि उसे अपने 7 बच्चों का भी ख्याल रखना है। मगर तब भी वो पैसे उसने गाँव को दिए ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर गाँव के लिए उन पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं थी। लीशु ने उसकी मदद की डिवोर्स लेने में, इसीलिए गाँव ने वो पैसे उसे ऐसा रिवॉर्ड दे दिए। इस सब के बाद शियान मिस्टर लू से पूछती है कि ये स्कैम नहीं हुआ ना,
तो गाँव गुस्से में बोलता है कि तुमने वो पैसे मुझे अपनी मर्जी से दिए थे, तो मैं उनका चाहे जो मर्जी करूँ। शान बोलती है कि बोलो मत, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और वो पैसे तुम्हें मैंने हमारी जॉइंट फैमिली कार्ड से दिए थे, जिसका रिकॉर्ड शो करने में उसे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसमें वो सारे पैसे उसने ही सेव किए थे, इसीलिए उसका पूरा हक है वो पैसे उसे वापस मांगने का। तभी लीशु बोलती है कि मैं उन पैसों को डिजर्व करती हूँ, मैं इसे तुम्हें वापस क्यों करूँ, जिससे लीशु खुद ही फंस जाती है। उसका ये सर्च देखकर मिस्टर ली काफी हैरान होते हैं कि उनकी स्टूडेंट ऐसी है। फिर शान मिस्टर लू से बोलती है कि अगर ये बात लीगल लेवल तक गई तो उनका नाम और प्रोग्राम कितना खराब होगा। इस पर मिस्टर लू गाव और लीशु दोनों पर ही काफी गुस्सा करते हैं कि उन्हें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर वो उन्हें सब सॉल्व करने के लिए 3 दिन का टाइम देते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। गाओ उससे पूछता है कि आप तो तुम खुश हो ना, पर शान बोलती है कि मैं क्यों खुश होंगी, क्योंकि विक्टिम तो यहाँ पर मैं हूँ, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। इस पर लीशु बोलती है कि यूज तो मेरा भी हुआ था, तो पैसे मुझे भी मिलने चाहिए। शान उसे इस बारे में गाओ से ही बात करने के लिए कहकर चली जाती है, जहाँ चायजन उसका इंतजार कर रहा था। फिर जब वो सब बात करते हैं कि अंदर क्या हुआ, तभी चायजन बातों बातों में कह देता है कि मिस्टर लू तो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है कि अगर ऐसा है तो उस दिन गाँव ने उसे झूठ क्यों कहा कि वो मिस्टर लू के साथ ड्रिंक कर रहा था, इसलिए वो लेट हो गया। कुछ देर बाद जब चायजन अपनी फ्रेंड की सारी चीजें पता करता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन की गाँव बात कर रहा था उस दिन तो मिस्टर लू इस शहर में ही नहीं थे। अगले दिन हम देखते हैं कि चायजन नान और जोंग से मिलता है, क्योंकि जब उसने कार का डैश कैम चेक किया था तो वो कार एक होटल के बाहर काफी देर पार्क थी। चायजन ने जब उस होटल से वीडियो फुटेज निकलवाई तो उसमें गाँव और एक लड़की रात को 12 बजे रूम के अंदर आए थे और सुबह 6 बजे बाहर निकले, जो देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जोंग को भी याद आता है कि इस लड़की को उसने गाँव के साथ पहले भी कार में देखा है, इसका मतलब गाँव ने सच में शियान को चीट किया है। फिर चायजन उससे पूछता है कि अब इस सब के बारे में वो शियान को कैसे बताएंगे। घर आने के बाद वो दोनों रात भर लीशु की ऑल्टरनेट अकाउंट ढूंढने लग जाते हैं ताकि उन्हें उसके जरिए कुछ क्लू मिल सके जिससे वो शियान की मदद कर सके। अगले दिन हम देखते हैं कि जोंग लीशु से मिलने उसके डॉम चली जाती है, जहाँ लीशु उसे पहचानती नहीं थी और उसे बात किए बिना जाने लगती है। तो जोंग लिनशियाओ का नाम लेती है और पूछती है कि इसे तो तुम जानती ही होगी ना, हमें तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है और उस ऑल्टरनेट अकाउंट का भी, जिसमें उसने हर उस मोमेंट को पोस्ट किया था जब जब वो कोई गलत काम करती थी। जो सुनकर लीशु पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तो वो उसे शियान के पैसे लौटाने के लिए कहती है, वरना लीगल एक्शन के बाद उसे 3 साल की सजा तो होगी ही। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन लीशु काफी परेशान हो जाती है और गुस्से में अपनी बुक्स फेंक देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।